हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को फाइनली फिनिश करने वाले हैं। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में उसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। माइक्रोब्स के बारे में जैसा हमें पता है ये मेजर कंपोनेंट होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के और ये हर जगह पाए जाते हैं। ऐसे भी साइट्स पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं जहाँ पर दूसरे लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ना हो। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजी, उन्हें कॉलोनीज़ के फॉर्म में ग्रो किया जा सकता है जिसे हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं। बाकी जो नहीं विजिबल होते हैं उनको मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है, जिसमें यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा होगा कि वो कैसे नज़र आते हैं, ये वायरसेस और ये बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, फिगर 8.3 का ए जो है, और जो बी है वो फंगल कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है पेट्री डिश में। इस चैप्टर के पहले टॉपिक में जो कि है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हमने ये समझा कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या रोल है माइक्रोब्स का, जिसमें सबसे पहले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो लैब के बारे में बताया गया, जो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, लैक्टोबैसिलस एज वी ऑल नो। इससे उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है, जो विटामिन B12 है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि जो डो है जो खाना बनाने में यूज़ होता है, जैसे कि डोसा, इडली और ब्रेड भी, इसमें प्रोडक्शन होता है CO2 गैस का। ब्रेड बनाने के लिए जो यूज़ होता है यीस्ट की वजह से ब्रेड बनता है, तो उसमें बेकर्स यीस्ट यूज़ होता है जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसे है। और यहाँ ट्रेडिशनल ड्रिंक टॉडी के बारे में भी मेंशन किया गया है, चीज़ के बारे में भी मेंशन किया गया है। जो लार्ज होल्स होते हैं स्विस चीज़ के, वो CO2 के लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी स्विस चीज़ फॉर्म करता है। ये बैक्टीरियम है जो स्विस चीज़ को फॉर्म करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। रॉकफोर्ड चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या रोल है, इस टॉपिक में हमने ये समझा। फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करें, जो बेवरेजेस है उनका भी प्रोडक्शन बेसिकली यीस्ट से ही होता है। जैसे कि बेवरेजेस जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये भी सेम यीस्ट से बनता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे से ही, जिसे ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है तो बेकर्स यीस्ट बोला जाता है, और यहाँ बेवरेजेस बनाने में यूज़ होता है तो ब्रूअर्स यीस्ट बोला जाता है। सेम ही यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। ये फर्मेंट कर देता है माल्टेड सीरियल्स को और फ्रूट जूसेस को, जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस हो सके। वाइन और बियर ही ऐसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं, और विस्की, ब्रांडी और रम, ये तीनों डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने समझा कि जो कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है, और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी यहाँ पर गिवन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे जो कि स्टेफिलोकोकाई था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक मोल्ड ग्रो कर रहा है पेट्री डिश के प्लेट पर, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पर, और जहाँ पर स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहा है। ये जो मोल्ड था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम, तो एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन दिया गया। और इसके आगे इफ़ेक्टिवनेस को अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने बताया, जो अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में यूज़ होने लगा एंटीबायोटिक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे तीनों को ही नोबेल प्राइज़ 1945 में दिया गया। पेनिसिलिन को और प्योरीफाई करके दूसरे माइक्रोब्स के साथ और भी उसके कैपेसिटी को और इंक्रीज़ करके डेडली डिजीज़ेस को भी क्योर किया जा रहा है, जैसे कि प्लेग, वोपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और ऐसे बहुत से डिजीज़ेस जो कि अर्थ पर लोगों को किल कर रहे हैं। केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर माइक्रोब्स जो है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ जो एसिड्स के नेम है और एसिड प्रोड्यूसर्स के नेम है, मैच द फॉलोइंग करके एग्ज़ाम में आ चुका है ऑलरेडी, तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एस्परगिलस नाइगर एक फंगस है जो साइट्रिक एसिड के लिए है एसिड प्रोड्यूसर।
एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरियम है एसिटिक एसिड के लिए। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये एक बैक्टीरियम है ब्यूटायरिक एसिड के लिए। और लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरियम है लैक्टिक एसिड का। यहाँ यीस्ट के बारे में बताया गया है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, जो कि बेकर्स यीस्ट भी है एज वेल एज ब्रीवर्स यीस्ट भी है। ये कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ होता है इथेनॉल के। और यहाँ पर और भी मेंशन किए गए हैं एंजाइम्स के बारे में। ये माइक्रोब्स जो एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि लाइपेजेस जो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है ताकि स्टेन्स को लॉन्ड्री से निकाला जा सके। और जो बॉटल्ड जूसेस हैं उन्हें क्लियर किया जाता है पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस एंजाइम की वजह से। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, वो क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हार्ट अटैक कॉज कर देता है पेशेंट्स में, उनमें ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है क्लॉट बस्टर की तरह। साइक्लोस्पोरिन ए जो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से फॉर्म होता है। स्टैटिन्स जो है जो कि यीस्ट मोनस्कस परप्यूरस से फॉर्म होता है, वो एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है वो हमने समझा, जिसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट जो सीवेज में दिया जाता है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकली रिमूवल होता है पार्टिकल्स का, बड़े या छोटे पार्टिकल्स, फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से, जिसकी वजह से जो सॉलिड्स हैं वो सेटल हो जाते हैं और वो प्राइमरी स्लज होते हैं। और जो बाकी का जो पोर्शन बचा होता है उसे इफ्लुएंट बोला जाता है। इफ्लुएंट को ही सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है सेटलिंग टैंक्स में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट एरेशन टैंक्स में डाला जाता है उन्हें उसमें एयर पंप किया जाता है, जिसकी वजह से एरोबिक माइक्रोब्स फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, मेस लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। और ये माइक्रोब्स जो मेजर ऑर्गेनिक मैटर है इफ्लुएंट का उसे कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाता है इफ्लुएंट का। BOD जो है वो ऑक्सीजन का अमाउंट है जो कि कंज्यूम होता है अगर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर में वो बैक्टीरिया से ऑक्सीडाइज हो जाए तो BOD जितना ज़्यादा होगा वेस्ट वाटर का उतना ज़्यादा वो वाटर पॉल्यूटेड रहेगा। तो BOD से ही मेजरमेंट किया जा सकता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट है। जो BOD होता है सीवेज का और वेस्ट वाटर का, जब वो रिड्यूस हो जाता है तो अब इस इफ्लुएंट को पास कर दिया जाता है सेटलिंग टैंक में ताकि वो सेडिमेंट हो सके। अब इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज को पंप किया जाता है एरेशन टैंक में इनोकुलम की तरह, और जो बाकी का पार्ट है उसे पंप कर दिया जाता है और बड़े टैंक्स में, जिसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स बोला जाता है, जहाँ पर बैक्टीरियाज एनारोबिकली ग्रो करते हैं और उन बैक्टीरियाज को डाइजेस्ट कर जाते हैं, उन बैक्टीरियाज और फंजी को डाइजेस्ट कर जाते हैं जो स्लज में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इस डाइजेशन के दौरान जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत से मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। अब इन गैसेस को बायोगैस बोला जाता है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होता है। और उसके बाद अब जो इफ्लुएंट बच चुका है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद भी, अब इन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में, नदियों में रिलीज़ कर दिया जाता है। यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है कैसे रिलीज़ होता है इफ्लुएंट, और सीवेज प्लांट कैसा नज़र आता है वो यहाँ पर बेसिकली दिखाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया ताकि रिवर्स को पोल्यूशन से बचाया जा सके इंडिया में। उसके बाद माइक्रोब्स का यूजेस बताया जा रहा है बायोगैस के प्रोडक्शन में, जिसमें मिथानोजेंस का बेसिकली रोल है। जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन ही प्रोड्यूस होता है और वही फ्यूल के तरह यूज़ होता है। तो जो बैक्टीरिया है उन्हें कलेक्टिवली मिथानोजेंस बोला जाता है, और उन कॉमन बैक्टीरियन उसमें जो प्रेजेंट होता है वो मिथानोबैक्टीरियम होता है। ये एनारोबिक स्लज में भी यूज़ होता है जो सीवेज ट्रीटमेंट में होता है।
ये ही बैक्टीरिया जो मिथानोजेंस है, ये बैक्टीरिया र्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं, कैटल के जैसे कि काउज में, उनके र्यूमन में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सेल्यूलोजिक मटेरियल जो फूड का, कैटल के फूड में जो सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है उसका ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करते हैं, सेल्यूलेज एंजाइम फॉर्म करते हैं ताकि सेल्यूलोज ब्रेक डाउन हो सके। और उनका जो एक्सक्रीटा होता है, जो डंग होता है जिसे गोबर बोला जाता है, उनमें ये बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी जो डंग है वो बायोगैस जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, जिसे गोबर गैस भी बोला जाता है। बायोगैस प्लांट जो है वो कंक्रीट टैंक से बना होता है, जिसमें बायो वेस्ट कलेक्ट करके और स्लरी जो है डंग का उसे फेड किया जाता है। जो फ्लोटिंग कवर है वो स्लरी के ऊपर ही प्लेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गैस राइज करते हैं और माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से जो टैंक में गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, राइज करते हैं। बायोगैस के प्लांट में एक आउटलेट होता है जो कनेक्टेड होता है पाइप से, ताकि इन बायोगैस का सप्लाई हो सके। और जो स्लरी है उसे दूसरे आउटपुट में निकाला जाता है ताकि वो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ हो सके। और ये रूरल एरियाज़ में मल्टीपल पर्पस में यूज़ होता है। यहाँ पर जो ये जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन का, वो इंडिया में डेवलप किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, IARI, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के द्वारा, KVIC। इन दोनों ही कंपनीज़ का सबसे बड़ा रोल था बायोगैस प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इंडिया में। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह माइक्रोब्स का क्या यूज़ है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए पेस्ट और डिजीज़ेस का एग्रीकल्चर में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। यहाँ पर पूरा यही बताया गया है। बेसिकली जो चैप्टर 10 में हमने समझा था बीटी कॉटन के बारे में, वो भी एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए था, जिसे बीटी कॉटन जो टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली जो इंसेक्ट्स अटैक करते हैं प्लांट्स पर, उन्हें पर्टिकुलरली किल किया जा सकता है। इनएक्टिव टॉक्सिन रहता है, इंसेक्ट के गट में जाते ही वो अपने एक्टिव स्टेज में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में इंसेक्ट मर ही जाता है। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ हो रहा है प्लांट डिजीज़ेस को क्योर करने में, ट्रीटमेंट करने में, वो फंगस है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का जो स्पीशीज़ होते हैं वो फ्री लिविंग फंजी होते हैं और उनमें बहुत ही कॉमन रूट इकोसिस्टम होता है। वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, इफ़ेक्टिव हैं वो। बैक्यूलोवायरसेस के बारे में बताया गया है, वो पैथोजेंस हैं जो इंसेक्ट्स पर अटैक करते हैं और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पे भी। जो मेजॉरिटी में बैक्यूलोवायरसेस हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज़ होते हैं, जिसका जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये स्पीशीज़ होते हैं। जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ को टारगेट किया जाएगा वही मरेगा, जो नॉन टारगेट है उस पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइज़र्स की तरह कैसे यूज़ किया जाता है, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फिनिश कर देंगे। जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग डिमांड में है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, लेकिन इसकी वजह से ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है पोल्यूशन में। ये बात इंसानों ने या हम लोगों ने रियलाइज़ कर ली है कि ओवर यूज़ करने से जो फर्टिलाइज़र्स है वो ओवर यूज़ करने से पोल्यूशन हो रहा है, और ये जो है वो लार्ज प्रेशर बना रहा है ताकि लोग स्विच कर जाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दें। बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? वो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच कर देता है, सॉइल का, मिट्टी की न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा सकता है बायो फर्टिलाइज़र्स। ये मेन सोर्सेज जो है बायो फर्टिलाइज़र्स का वो बैक्टीरिया है, फंजी है, साइनोबैक्टीरिया है। फंजी और बैक्टीरिया, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जो नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स का, उनका जो रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से, जो राइजोबियम से होता है।
ये बैक्टीरिया फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, जो प्लांट एक न्यूट्रिएंट की तरह यूज़ कर लेता है। राइजोबियम क्या करता है, रूट्स में नोड्यूल्स बना देता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही ये होता है। वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट्स का राइजोबियम के साथ, तो वो नोड्यूल्स फॉर्म कर देता है। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट्स तो ले नहीं सकता, तो वो राइजोबियम की हेल्प से राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देगा, फिक्स कर देगा। अब ये प्लांट आसानी से यूज़ कर सकता है न्यूट्रिएंट की तरह। जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो भी फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो फ्री लिविंग प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है एजोस्पाइरिलियम और एजिटोबैक्टर। ये एनरिच कर देते हैं सॉइल में नाइट्रोजन के कंटेंट को। जो फंजी है जो फॉर्म करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट के साथ, एल्गी के साथ तो ये एसोसिएशन फॉर्म करता ही है, पर ये प्लांट के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है फंजी, और इसका नाम है माइकोराइजा। जो बहुत सी मेंबर्स होते हैं ग्लोमस जीनस के, वो फॉर्म करते हैं माइकोराइजा को। जो फंगल सिम्बायोंट है इस एसोसिएशन में, वो फॉस्फोरस को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट को पास कर देता है। प्लांट के पास ऐसे एसोसिएशंस होते हैं जो दूसरे बेनिफिट्स भी शो करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस शो करेंगे रूट बॉर्न पैथोजन से, और सेलिनिटी और ड्राउट सूखे जैसे हालातों से भी बचा जा सकता है। वो रूट बॉर्न पैथोजन्स के अटैक से रेजिस्ट कर सकता है, और प्लांट के ग्रोथ में, प्लांट के डेवलपमेंट में ओवरऑल इंक्रीज ला सकता है। जो साइनोबैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होता है, जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में भी, जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया एक्सेट्रा। ये पहले भी प्लांट किंगडम में भी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसे चैप्टर्स में भी हमने समझा है पहले भी। जो पैडी फील्ड्स होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया वहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो बहुत बेहतर होगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड कर देता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। बायो फर्टिलाइज़र्स हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं, कमर्शियली मार्केट में भी अवेलेबल हैं, और ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रेप्लेनिश कर देते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र्स पर जो डिपेंडेंस है लोगों की, फार्मर्स की, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स पर डिपेंडेंट हैं, उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। तो समरी में बेसिकली ज़्यादा कुछ गिवन है नहीं, इसमें यही बताया गया है कि माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अर्थ पे। जितने भी माइक्रोब्स हैं उनमें सारे ही पैथोजेनिक नहीं होते, ह्यूमन बीइंग्स के यूज़ में भी होते हैं। और यहाँ पर बैक्टीरिया, जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोला जाता है, वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। डो के बारे में ये गिवन है, जो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है वो फर्मेंट किया जाता है यीस्ट से, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, जैसा कि मैंने बताया। डिशेस जैसे कि इडली और डोसा, वो भी फर्मेंट होता है माइक्रोब से ही, उसका भी डो उसी से फर्मेंट होता है। बैक्टीरिया फंजी जो है वो पर्टिकुलर टेक्सचर को इम्पार्ट करते हैं, जिससे टेस्ट और फ्लेवर मिलता है चीज़ को। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में भी माइक्रोब्स का रोल है। एंटीबायोटिक्स बनाने में भी माइक्रोब्स का रोल है, जैसे कि पेनिसिलिन, ये यूज़फुल बैक्टीरिया से ही बनता, यूज़फुल माइक्रोब से ही बनता है, जो किल कर देते हैं डिजीज़ कॉजिंग हार्मफुल माइक्रोब्स को। एंटीबायोटिक्स का मेजर रोल है इन्फेक्शियस डिजीज़ को क्योर करने में, जैसे कि डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, निमोनिया। लगभग 100 साल से माइक्रोब्स को सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जा रहा है, यानी कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में भी यूज़ किया जा रहा है एक्टिवेटेड स्लज के प्रोसेस से, जिसकी वजह से वाटर का रिसाइकल हो जाता है नेचर में। मिथेनोजेंस जो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को, जो कि एक बायोगैस है, वो डिग्रेड करने में यूज़ होता है प्लांट वेस्ट को। बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है माइक्रोब से, वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी यूज़ होता है रूरल एरियाज़ में। माइक्रोब्स
हार्मफुल पेस्ट को भी किल कर देते हैं और इस प्रोसेस को बायो कंट्रोल बोला जाता है। बायो कंट्रोल मेजर करता है कि जो हैवी यूज़ है टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको अवॉइड करने में भी बायो कंट्रोल मेजर का इम्पोर्टेंस है। और आजकल के समय में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जगह। ह्यूमन बींग्स के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और माइक्रोब्स, इन पूरे चैप्टर से ये समझ में आता है कि माइक्रोब्स का ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर में क्या इम्पॉर्टेंट रोल है। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है और अगर इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, सो थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, like the video and share with your friends and also attend the test। थ्योरी जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट का लिंक मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करती हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी चैनल के बायो टाइम नीट चैनल के ही कम्युनिटी सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। मेक श्योर आपने उस लिंक को ज्वाइन किया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हो। टेस्ट के लिंक रेगुलरली, वीकली टेस्ट हो या मंथली टेस्ट हो, रेगुलरली वहाँ पर लिंक्स दिए जाते हैं। सो मेक श्योर यू अटेंड द टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।